ठीक है, हम लोग कब्जे पर बात कर रहे थे। ठीक है, और कब्जे पर विभिन्न परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी। दो मूल संकल्पनाएं हैं कब्जे के संबंध में। एक संकल्पना का विकास रोम में हुआ है और एक संकल्पना का विकास इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में कब्जे को सापेक्ष तरीके से समझा है और रोम में कब्जे को निरपेक्ष तरीके से समझा है। ठीक है, सापेक्ष तरीका और निरपेक्ष तरीका यह बताया गया है आपको। सापेक्ष का मतलब यह है कि किसी कृत्य के संदर्भों में या किसी व्यक्ति के संदर्भों में दूसरी चीज को समझना, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व न होना। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था कि ऑस्टिन का संप्रभु निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। ईश्वर संप्रभु जैसा है किंतु निरपेक्ष है। इसलिए ईश्वर को संप्रभु के लक्षणों से युक्त होने के बाद भी संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि संप्रभु ऐसी विधिक व्यवस्था में पाया जा रहा है जो विधिक व्यवस्था शासक और शासित इसमें बटी हुई है। शासितों के संदर्भ में संप्रभु की व्याख्या हो रही है। संप्रभु तभी तक जब तक शासित भी है। संप्रभु क्षण खत्म, जिस क्षण शासित नहीं होंगे, शासित खत्म, संप्रभु खत्म। जबकि ईश्वर के बारे में कल्पना यह है कि कोई नहीं था तब भी ईश्वर था, कोई नहीं होगा तो भी ईश्वर होगा। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए ईश्वर संप्रभु से भिन्न है, जबकि संप्रभु उसका अस्तित्व शासितों पर निर्भर है और विधिक व्यवस्था इस पर निर्भर है। अगर विधिक व्यवस्था नहीं तो संप्रभु ये नहीं होगा। इसलिए संप्रभु का अस्तित्व सापेक्ष और ईश्वर का अस्तित्व निरपेक्ष। ईश्वर अपने आधार पर है, उसके होने का कोई कारण नहीं है। संप्रभु के होने के कारण है, इसलिए संप्रभु सापेक्ष। रोम में कब्जे को निरपेक्ष माना है और इंग्लैंड में सापेक्ष ये माना है। इसीलिए आपको दो प्रकार के विचारक परिभाषाएं देते दिखेंगे। एक और होम्स है, एक और सामंड है, एक और पोलक है, एक और कीटन है। ये लोग कब्जे को परिभाषित कर रहे हैं और इनकी जो कब्जे की परिभाषा है वह इंग्लैंड के संदर्भों में है, सापेक्षता के संदर्भों में। यानी इंग्लैंड में कब्जा समझना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया ताकि क्या हो, ये जाना जा कि वस्तु अगर खो गई या लौटाने के कर्तव्य के अधीन है, ठीक है, तो भी उस व्यक्ति का कब्जा माना जा सके जिसके कब्जे से वो खोई, ये जिसके कब्जे से ली गई। वहां सापेक्षता ये आधार है समझने का कब्जे को, और इधर निरपेक्षता। लेकिन हम लोग रोम में कब्जे की संकल्पना और इंग्लैंड में कब्जे की संकल्पना इसको अलग अलग करें। इससे पहले कब्जे का एक जनरल कॉन्सेप्शन ये आना चाहिए
और इस पर हम लोगों ने कल बात की थी कि जनरल कॉन्सेप्शन कब्जे का क्या है। जो जनरल कॉन्सेप्शन कब्जे का है वो क्या है कि व्यक्ति का वस्तु से संबंध, और जो संबंध के कारण वो एक विशेष प्रकार का आशय ये धारित कर लेता है अपने मन में। और वो विशेष प्रकार का आशय क्या है? वो विशेष प्रकार का आशय ये है कि स्वामी के अतिरिक्त अन्य सभी को वो वस्तु के उपयोग से अपवर्जित कर दे, अलग कर दे। और जो सामान्य जनरल कॉन्सेप्शन है कब्जे का, वो स्वामित्व को प्रभाव देने के संबंध में है कि स्वामित्व का प्रभाव, स्वामित्व का मतलब ये तभी तक हो सकता है जब तक वस्तु किसी के कब्जे में है। अगर कब्जा ना हो तो स्वामित्व एक लाभदायक संकल्पना बचेगी ही नहीं, क्योंकि फिर तो बात यह आ जाएगी कि मकान आपका घुसना मत, कपड़े आपके पहनना मत, फिर तो बात यह आएगी। इसलिए कब्जे का व्यवहारिक महत्व है। कल हम लोगों ने इस पर भी बात की थी। कब्जा पैदा कैसे होता है? तथ्यता कब्जा, इससे कब्जा पैदा होता है। या एनिमस यानी दूसरों को अपवर्जित करने का आशय जब आ जाता है तब कब्जा पैदा होता है। कब पैदा होता है? ठीक है, यानी कब्जा, तथ्यता कब्जा, तथ्यता कब्जा मीनिंग देर बाई जब कोई वस्तु आपके भौतिक नियंत्रण में आ गई, इसी क्षण ये मान लें कि वो वस्तु आपके कब्जे में आ गई, या फिर जब आपने ये इच्छा कि दूसरे इसके उपयोग से अपवर्जित रहे, न सिर्फ ये पैदा हुई बल्कि इसको राज्य का संरक्षण, राज्य का सामर्थ्य ये प्राप्त हो गया, और आप राज्य के सामर्थ्य से दूसरों को इससे अपवर्जित करने की स्थिति में आ गए, तब कब्जा पैदा हुआ। कब माने? इस दशा को उन्होंने विधिता कब्जा ये कहा। यानी कब्जा कब माना जाए? तथ्यता कब्जा जब हो जाए तब माने, या जब विधिता कब्जा आ जाए तब माने। तो विद्वानों ने कहा था कि कब्जे की जो विभिन्न स्थितियां समाज में दिखाई देती हैं, आज भी उन स्थितियों में हमें तथ्यता कब्जा और विधिता कब्जा दोनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार तथ्यता कब्जा यही विधिता कब्जा के बराबर प्रभावी दिखाई देगा। बच्चा जैसे खो गया मेले में, अब न तो उस पर भौतिक नियंत्रण है और न नियंत्रण बनाए रखने का आशय, क्योंकि अभी तो यह पता ही नहीं कि वो खो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप उसे लेते हैं, या तो हो सकता है विपणन के आप दोषी भी हो जाए। ठीक है, तो सवाल ये हो सकता है, हमने कहा है, यानी तथ्यों का विश्लेषण करेंगे तो हो सकता न भी हो। ठीक है ना, क्योंकि एक विसंगति ये तो है ही है कि बच्चा जब खो चुका है तो संरक्षक के प्रत्यक्ष संरक्षण से ले जा रहा है विपणनकर्ता, ये तत्व संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, एक कमी ये है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप किसी अपराध के दोषी भी हो जाएं। अपराध के आप दोषी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह कहना कि बच्चा इस समय संरक्षक के संरक्षण में है, यह ठीक नहीं दिखाई दे रहा। जबकि कानूनन संरक्षक का हक अभी भी उस पर माना जाएगा। इसलिए तथ्यता कब्जा, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और विधिता कब्जा इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए कल हम लोगों ने बात की थी कि कब्जे की संकल्पना को क्लियरली जो समझने की कठिनाई है वो यही है कि आज भी हम तथ्यता कब्जा और विधिता कब्जा इन संकल्पनाओं से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोगों ने हीगल की, कांट की, सेविनी की, इहरिंग की, इन डेफिनेशंस को देखा था जो कब्जे के संबंध में थे। आज हम लोग बात करेंगे
सामंत की डेफिनेशन पर और कीटन की डेफिनेशन पर, पोलक की डेफिनेशन पर, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पर आज बात चलेगी। तो आपका सामंत और कीटन इन्होंने एक जैसी परिभाषा की। सामंत ने कहा है कि कब्जा एक ऐसी इच्छा है जो वस्तु के अनवरत, ठीक है, वस्तु के प्रयोग का जो अनन्य दावा है, वस्तु का अनन्य प्रयोग, ठीक है। सामंत की परिभाषा प्रयोग से संबंधित है और कीटन की परिभाषा नियंत्रण से संबंधित है। बस यही अंतर है, इसी अंतर को समझ लेना है। अन्यथा सामंत और कीटन की परिभाषा बिल्कुल एक जैसी, उसमें कोई फर्क नहीं। जो फर्क है वो आपका नियंत्रण और प्रयोग का है। और पोलक, उसकी जो पोलक की डेफिनेशन है वो संबंधित है दूसरों को अपवर्जित करने की शक्ति से। तीन परिभाषाएं और तीनों कब्जे की अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि चीजों को देखने का ढंग होता है। कोई किसी चीज को देखता है और कोई किसी चीज को देखता है, दोनों बातें अलग अलग होती है, ठीक है। देखने वाला जिस ढंग से चीज को देखता है उसे वो चीज वैसी ही दिखाई देती है और अपने दृष्टिकोण के मुताबिक वो ठीक देख रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ ये नहीं देख रहा होता। इसीलिए परिभाषाओं में कमी ये दिखाई देती है और मनुष्य की ये क्षमता भी नहीं है कि वो संपूर्ण सत्य के दर्शन ये कर ले। संपूर्ण सत्य उसे नहीं दिखता, उसे आंशिक सत्य दिखाई देता है। ये मानवीय क्षमता के परे संपूर्ण सत्य सिर्फ ईश्वर, उसी को दिखता है। अब जब मानवीय क्षमता यह है ही नहीं कि संपूर्ण सत्य देखा जा सके, तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि आंशिक सत्य आपने देखा, आंशिक सत्य आपने देखा, आंशिक सत्य हमने देखा, सबको देख लिया, हो सकता है संपूर्ण दिख जाए। लेकिन फिर भी हो सकता है संपूर्ण दिखे, संभावना ही है, गारंटी नहीं है संपूर्ण दिखे, ठीक है। इसीलिए विभिन्न विद्वानों की डेफिनेशंस ये पढ़ी जाती हैं। विभिन्न विद्वानों की डेफिनेशंस पढ़ने का जो औचित्य है, जस्टिफिकेशन है, वो यही है क्योंकि संपूर्ण सत्य एक के द्वारा नहीं देखा जा सकता। संभावना इसकी भी है कि हम सारी डेफिनेशंस पढ़ें फिर भी कुछ छूट जाए, लेकिन फिर भी संभावना इसकी भी है कि सारी पढ़े तो हो सकता है संपूर्ण दिख जाए, ठीक है ना। कहते हैं कि एक जिंदगी ये तो अनुभव करने में चली जाती है, जिंदगी का जो समय है कम है। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने जो कुछ कहा उसे डेफिनेशंस में पढ़कर हम उनके अनुभव का लाभ ले लेते हैं, स्वयं उस अनुभव को नहीं करते क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी लग गई तब वो अनुभव वो संकलित कर पाए जिसको उन्होंने, ठीक है, आपका सूत्रबद्ध फार्मूला बनाकर डेफिनेशन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो अलग अलग डेफिनेशन है। जहां पर सामंत खड़ा है वहां उसे कब्जा जो दिखाई दे रहा है वो कहता है ये एक दावा है। कब्जा क्या है? एक दावा है, उसे दावे के तौर पर दिखाई दे रहा है कब्जा। और ये दावा कैसा? अनन्य है, एक्सक्लूसिव है।
ये किसी के साथ उपयोग नहीं होता है। मनुष्य किसी चीज पर कब्जा रखता है, इसका मतलब यह निकला है कि मनुष्य का उस वस्तु के प्रति एक दावा है। और वो दावा कैसा है? उस वस्तु के अनन्य उपयोग से संबंधित। अनन्य उपयोग, अनन्य उपयोग का मतलब अन्य नहीं। और अन्य नहीं का अर्थ यह निकला कि वस्तु सिर्फ मेरे द्वारा उपयोग लाई जाएगी, अर्थात शेष संसार उसके उपयोग से अपवर्जित ये रहेगा। ठीक है ना? परिभाषा में सब कुछ छिपा होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है। बीज होता तो इतना ही बड़ा है, लेकिन उसमें संपूर्ण पेड़ ये छिपा है। अगर छिपा नहीं तो प्रकट कैसे है? ठीक है, प्रकट हो रहा है पेड़, इसका मतलब है कि सूत्र रूप में, फार्मूला रूप में पेड़ बीज में छिपा है। परिस्थितियां अनुकूल मिलेंगी, ठीक है, पेड़ विकसित हो जाएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी तो बीज में पेड़ संरक्षित बना रहेगा, बीज रूप में वो सुरक्षित बना रहेगा। परिभाषा में जो कुछ विद्वान ने अनुभव किया वो सब कुछ संकलित अच्छे स्टूडेंट, ठीक टीचर, सही वातावरण ये मिलेगा तो परिभाषा में जो विचार, जो अनुभव छिपा है वो संसार के समक्ष आ जाएगा। और इनमें से कोई भी एक बेवकूफ हुआ और खुद को बुद्धिमान मानने वाला भी हुआ तो परिभाषा रह जाएगी। उसमें छिपा सत्य, उसमें छिपा अनुभव ये समाज के सामने नहीं आएगा। वो कहता है, सामंत क्या कह रहा है? सामंत कहता है कब्जा क्या है? कहता है दावा है। दावा कैसा है? अनन्य उपयोग का दावा। कैसा है? अनन्य है। किस संबंध में है? उपयोग के संबंध में। और उपयोग भी कैसा? अनवरत। अनवरत, क्योंकि उपयोग टाइम बेस्ड हो सकता है। होली आएगी तो तुम्हें यह काम करने का हक होगा या अपने कब्जे की चीज का उपभोग कर सकोगे। दिवाली आएगी तब करोगे, यानी बाकी दिन नहीं करोगे। अनवरत उपयोग, ठीक है, ये संबंधित है कब्जे की संकल्पना से। सामान्य जो कहना चाहता है, सामान्य ने जो कब्जे को समझा है एक दावे के रूप में समझा है। और इस दावे की विशेषता क्या है? यह अनन्य है। अर्थात इस वस्तु के कब्जे को धारण करने वाले व्यक्ति में उस वस्तु के उपयोग से समस्त संसार को अपवर्जित करने की इच्छा यह भी मौजूद है, क्योंकि अनन्य उपयोग का दावा है। कब्जा क्या है? दावा। और हाफिज का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने कहा कि अधिकार इस शब्द के लिए जो स्थानापन्न शब्द है, जो सब्स्टिट्यूटेड वर्ड है, वो क्या है? दावा। इसका मतलब अगर सामान्य ये कह रहा है कि कब्जा एक दावा है तो वो ये कहना चाहता है कब्जा एक अधिकार है। ठीक है, और ये दावा कैसा है? अनन्य है। ठीक है, और अनन्य दावा किस संबंध में? उपभोग के संबंध में है। और चूंकि अनन्य है तो शेष संसार को अपवर्जित करने की इच्छा है। अब देखें एनडीपीएस का वो उदाहरण। आप ले जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है पैकेट में क्या है, ठीक है, हमने आपको दिया है। इस सिचुएशन को सामान्य के मुताबिक देखा जा सकता है, ठीक है, और आप में उस पैकेट के प्रति कोई दावा ये मौजूद नहीं है, इसलिए आप कब्जे में नहीं है। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, ठीक है। इसीलिए
सामंत की परिभाषा बेकार है, ये नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि सामंत की परिभाषा का भी उपभोग है, उपयोग है। और इस परिभाषा के मुताबिक वो व्यक्ति जो एनडीपीएस के पैकेट के कब्जे में दिखाई देता है, उसे कब्जे में नहीं भी माना जा सकता है, ठीक है ना। और अन्य जो, ठीक है, परिभाषा करने वाले लोग, उनके मुताबिक भी, ठीक है, कब्जे की डेफिनेशन का उपयोग है व्यवहारिक। क्यों? इसलिए क्योंकि हो सकता है पैकेट आप जानबूझकर ले जा रहे हो, आपको पता हो पैसों के बदले ले जा रहे हो, तब आपको कब्जे में माना भी जाएगा। और इसीलिए यह कहा जाता है कब्जे की जो डेफिनेशन है वो संदर्भों में की जाएगी, संदर्भों में। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या का अधिकार दिया जाता है कि इस संदर्भ में, जिस संदर्भ में मामला प्रस्तुत हुआ उनके सामने, उस संदर्भ में संबंधित व्यक्ति को कब्जे में माना जाए या न माना जाए। और यही आर्गुमेंटेशन का विषय होता है, वकील यहीं पर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का व्यवहारिक उपयोग नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? हां, ये ठीक है कि तुम जहां प्रैक्टिस करने की इच्छा रख रहे हो वहां वाकई ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोई उपयोग नहीं, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हो तो किस रूप में विकसित होना चाहिए? तो सामंत कहता है कि एक दावा है, और दावा कैसा? अनन्य है, अनन्य। और यह दावा किस संबंध में? उपयोग के संबंध में। और ये टाइम के हिसाब से कैसा है? अनवरत। सब मिला दें तो कहता है कि कब्जा वस्तु के उपयोग का, बल्कि वस्तु के अनन्य उपयोग का अनवरत दावा है, अनवरत दावा है। इस रूप में सामंत परिभाषित करता है। कीटन बस इतना कर दें कि कब्जा क्या है? वस्तु के नियंत्रण का, वस्तु के अनन्य नियंत्रण का अनवरत दावा है, ठीक है। ये इस रूप में कीटन ने परिभाषित किया। तो सामान्य हो या कीटन, ये कहते हैं कब्जा क्या? एक दावा है। तो प्रश्न पैदा होता है कि दावा ये कब पैदा होता है? भाई ये दावा कब पैदा हो जाता है? वे कौन से तथ्य हैं, ठीक है, जिनसे ये दावा प्रस्तुत, ठीक है, पैदा होता है, ठीक है। तो सामंत और कीटन कहते हैं कि ये दावा है और अनन्य उपभोग या अनन्य नियंत्रण का दावा है। अनन्य मानसिक दशा का परिचायक है। अनन्य शब्द जो है वो मानसिक दशा का परिचायक है। कब्जा कब पैदा होता है ये एक डिफरेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर, ठीक है, लेटर डेज में डिस्कस करेंगे। यहां इतना समझिए कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये दावा है, इसका मतलब ये किन्हीं दशाओं में पैदा होता होगा। और अनन्य उपभोग या अनन्य नियंत्रण का दावा है, इसका मतलब इसमें मानसिक दशा ये भी है। इसीलिए सामंत और कीटन दोनों कब्जे को दो भागों में बांट देते हैं। कहते हैं कब्जे का एक कार्पस होता है और एक एनिमस होता है। कार्पस मतलब धारणाशय और एनिमस यानी मानसिक तत्व। क्योंकि ये दावा है और दावा आप धारित करने की इच्छा ये रखते हो, तो इसका कार्पस है, ठीक है। और एनिमस क्योंकि अनन्य उपभोग या अनन्य नियंत्रण का दावा है, तो कार्पस और एनिमस। कार्पस में क्या शामिल है? कार्पस में शामिल है वे आधार जिनके आधार पर यह दावा पैदा होगा, ठीक है। और आपकी मानसिक क्षमता, ठीक है। वस्तु भले ही आपके भौतिक नियंत्रण में है, लेकिन आप में मानसिक क्षमता ही नहीं है उस आशय को धारित करने की। जैसे आप पागल हो, बच्चे हो, तो भी वस्तु आपके कब्जे में नहीं मानी जाएगी, भले ही आपके पास है। भाई पागल भी कई बार चीजों को पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता,
बच्चा भी पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता। लेकिन उसका वो एनिमस वैसा एनिमस नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कार्पस के अंतर्गत वो मानसिक क्षमता, इसको भी शामिल करते हैं। और वे आधार जिन पर यह दावा पैदा हो जाएगा। और एनिमस के अंतर्गत दूसरों को अपवर्जित करने की इच्छा। आप में क्षमता है किसी काम को करने के लिए, जरूरी थोड़ा है आपको काम करो ही। आप में आग लगाने की क्षमता है तो आग लगा देते हैं आप। ठीक है भाई, क्षमता होना अलग बात है और उस क्षमता का उपभोग करना अलग बात है। तो एनिमस में क्या शामिल है? उस क्षमता का उपभोग, ये भी शामिल है। और कार्पस में क्या शामिल है? क्षमता प्लस धारणाशय। ठीक है, क्षमता प्लस धारणाशय गलत बोल गए, क्षमता प्लस वे आधार जिन पर दावा पैदा हो रहा है। ठीक है, तो सामंड और कीटन, सामंड अनवरत प्रयोग से संबंधित डेफिनेशन ये देते हैं और कीटन अनन्य नियंत्रण, इससे संबंधित डेफिनेशन ये देते हैं। पोलक केवल इच्छा यानी एनिमस से संबंधित डेफिनेशन देता है। पोलक कहता है कि कब्जा क्या है? एक क्षमता है। काहे बात की? दूसरों को, क्षमता या शक्ति, कब्जा एक शक्ति है। अच्छा, शक्ति या क्षमता मान लें तो शक्ति या क्षमता आपको किन्हीं तथ्यों की पूर्ति पर प्राप्त होगी ना। आप में वोट देने की क्षमता है, वोट देने की शक्ति है कब? जब भारत के नागरिक हैं, 18 साल की आयु पूरी कर ली। कल हमसे कोई पूछ रहा था कि जो पोस्टमार्टम या पंचनामे, जिसे जो सीआरपीसी की धारा 174, पुरानी सीआरपीसी कोड कर रहा हूं, पुरानी सीआरपीसी धारा 174 में जो है क्या है? पुलिस अधिकारी मृत्यु के कारणों की समीक्षा कर सकेंगे, मृत्यु समीक्षा। इसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? लाश का पंचनामा किया जाना, ये कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर यह लगता है कि मृत्यु के कारण को जानने की जरूरत है तो वे सिविल सर्जन के पास भिजवाएंगे। सिविल सर्जन के पास भिजवाने का तरीका क्या होगा? वो कहानी का पुलिस रेगुलेशन में कैसे भिजवाएंगे, कब कब भिजवाएंगे, ये सब कहां है? पुलिस रेगुलेशन में। अब हुआ क्या कि डीएम साहब ने आदेश कर दिया, क्योंकि डीएम साहब सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हैं जिले में। अगर पुलिस को कोई क्षमता प्राप्त है तो डीएम साहब को पहले प्राप्त है। जिले में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी तो वही है। उन्होंने आदेश कर दिया कि पोस्टमार्टम किया जाए, यानी मृत्यु समीक्षा के उपरांत पोस्टमार्टम किया जाए। अब घर वाले मूर्ख होते हैं कई बार, वो कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। ऐसे ही 3-4 हमारे पास आ गए। अब वो कह रहे कि पोस्टमार्टम रोकने का आदेश डीएम साहब कर दें। ये किस कानून में लिखा है? तो हमने कहा ये तो भाई हमारी जानकारी के मुताबिक किसी कानून में नहीं लिखा है, क्योंकि भाई मृत्यु के कारण की जांच ये करने की जरूरत अगर है तो उसे करने का आदेश देने की शक्ति ये तो दिया जाना युक्ति संगत दिखाई देता है। और बाकी भाई कारण किस चीज का होता है? जो असामान्य घटना हो, जो सामान्य घटना हो उसका कारण थोड़ी होता है। तो अगर मृत्यु के कारण की जांच ये किया जाना जरूरी है, ये असामान्य घटना है, अन्यथा सामान्य मृत्यु तो रोज हो रही है, उसके कारण की जांच। ठीक है, या और अगर असामान्य मृत्यु है, ठीक है, तो उसके कारण की जांच करने का आदेश दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ना तो सामान्य मृत्यु के कारण की जांच किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति ये किसी प्राधिकारी में हो सकती है, और न असामान्य मृत्यु की जांच रोकने का आदेश देने की शक्ति किसी प्राधिकारी में हो सकती है। जो कुछ हो सकता है वो सिर्फ इतना जितना है कि असामान्य मृत्यु के कारण की जांच करने की, ठीक है, करने का आदेश देने की शक्ति ये संबंधित प्राधिकारी में होगी। यही है। बोले फिर भी अब कैसे रोके? तो हमने कहा एक सीधी बात है,
यह बात अभिव्यक्त तौर पर लिखी नहीं मिल सकती, लेकिन ये विविक्षित तौर पर लिखी मानी जा सकती है। भाई डीएम साहब को क्या ताकत है असामान्य मृत्यु की दशा में? गलती तो स्वाभाविक है, सामान्य मृत्यु थी, हमने असामान्य मानकर उसे उसकी जांच करने का आदेश देने का, उसकी जांच, उसके मृत्यु के कारण की जांच करने का आदेश ये दे दिया। बाद में पता लगा ये तो सामान्य है, तो इसका मतलब हम वो आदेश वापस ले सकते हैं। ये विविक्षित शक्ति ये तो मिल सकती है। और हमने कहा विविक्षित शक्ति ये तो लॉ के स्टूडेंटों को समझ में नहीं आती, लॉ टीचर्स को समझ में नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी को समझ नहीं आती, तो डीएम साहब को कैसे समझा लोगे ये हमें बताओ। रहे विविक्षित और अभिव्यक्त तौर पर ये मिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो सामंड और कीटक कैसे नियंत्रण और प्रयोग इससे संबंधित डेफिनेशन देते हैं, और पोलक क्षमता या शक्ति इससे संबंधित डेफिनेशन देता है। और क्षमता और शक्ति भी किन्हीं तथ्यों की आपूर्ति पर पैदा होते हैं। जिसे असामान्य मृत्यु है तो उसके कारण की जांच करने का आदेश देने की ताकत है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए? असामान्य, तब है, ठीक है ना? तो यहां पर पोलक की डेफिनेशन में विविक्षित है। जब वो ये कहता है कि कब्जा क्या है? शक्ति है, क्षमता है, कैसी है? दूसरों को वस्तु के उपयोग से अपवर्जित करने की। इसका मतलब ये शक्ति किन्हीं तथ्यों की आपूर्ति पर पैदा होती होगी, लेकिन वो जहां से देख रहा है वो उसे सिर्फ ताकत दिखाई दे रही है, ठीक है? दूसरों को उसके उपयोग से अपवर्जित करने की ताकत इस रूप में दिखाई दे रही है। तो विभिन्न विद्वानों की जो डेफिनेशंस होती हैं वो अन्य किसी उपयोग की नहीं होती है, तो इसी उपयोग की होती है कि आखिर जो वस्तु है उसकी संपूर्ण जानकारी हम तक आ जाए, जो विचार है उसकी संपूर्ण जानकारी हम तक आ जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है और फिर उसे अपने मतलब की चीजें उसमें दिखाई देती है, ठीक है? इसलिए संपूर्ण सत्य को जानने के लिए डेफिनेशंस का अध्ययन जरूरी होता है, ठीक है? आपका शब्दकोशीय परिभाषा डिक्शनरी, इसमें डेफिनेशंस ऑक्सफोर्ड की ये भी दी गई है कि स्वामित्व क्या है? स्वामित्व कब्जा क्या है? स्वामित्व से संबद्ध, स्वामित्व से संबद्ध वस्तु के उपभोग की दृश्य संभावना, सिर्फ संभावना इसमें उपयोग हो भी सकता है और उपयोग नहीं भी हो सकता। एक अन्य डायमेंशन से डिक्शनरी में परिभाषित किया कि कब्जा क्या है? निरोध या उपभोग, ठीक है? जैसे टेलर है उसे सिर्फ चीज को निरोध में रखने का हक है, आपका कपड़ा डिटेन कर सकता है वो जब तक उसके पैसे उसे न मिल जाएं, उसके कब्जे में है वो चीज, आप ले लोगे चोरी है, ठीक है? तो शब्दकोश ने इस डायमेंशन पर भी बात की है। वो कहता तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि आपके कब्जे में वो चीज भी मानी जाएगी जिसका आप स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से उपभोग कर रहे हैं, अन्य के माध्यम से, एजेंट का कब्जे में जो चीज है वो भी आप ही के कब्जे में माना जाएगा। तो चीज के कितने डायमेंशन हो सकते हैं उसे समझने में डेफिनेशंस उपयोगी होती हैं और इसलिए डेफिनेशन को समझा जाता है। हर चीज की डेफिनेशन पढ़ी जाती है, समझने की कोशिश होती है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होकर आपकी समझ में आए, अच्छा लगे। और अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको अच्छा ही अच्छा नहीं लगता। एक बड़ी दिक्कत यह है, जो अच्छा लगेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तीसरी, फ्रेंच सिविल कोड, वहां भी कब्जे को डिफाइन किया, वहां भी निरोध और उपयोग ये माना। निरोध और उपयोग
इसमें इच्छा अपने आप आ गई। ठीक है, जो कि आप स्वयं करते हैं, किसी के माध्यम से करते हैं, या अपने उत्तरदायित्व पर किसी से करवाते हैं। जैसे अपनी टैक्सी आपने दे दी किसे, ड्राइवर को, कि जाओ अमुक को लेकर चले जाओ, तो अपने उत्तरदायित्व पर दी ना, ये भी है। तो कब्जे की ये डेफिनेशन उभर कर सामने है। कब्जे के संरक्षण की जरूरत हमने आपसे कल भी चर्चा की थी कि जरूरत कब्जे के संरक्षण की क्यों, क्योंकि एक तो ये स्वामित्व का लक्षण, ठीक है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, और जो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, तो जब तक दूसरा ना आ जाए जो ये बताए कि हम बेहतर अधिकार रखते हैं, तब तक जो कब्जे में है उसको ही वस्तु का स्वामी मानना, यही ठीक है। ठीक है, और ये ठीक क्यों है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? इसका जस्टिफिकेशन ये है कि जिसके पास कब्जे में है चीज, ठीक है, उससे अगर आप छीनेंगे तो जिससे आप ले रहे हो उसको अगर सैद्धांतिक तौर पर आप संतुष्ट नहीं करोगे तो उसके मन में क्लेश पैदा होगा, और ये क्लेश सार्वजनिक शांति के लिए नुकसानदेह होगा। हमने आपसे कल भी कहा था कि गुंडा कर दिया और भले आदमी की बात, इसमें फर्क कहां पर है? इसमें फर्क होता है, गुंडा अपनी बात का कोई सैद्धांतिक आधार अपनी इच्छा के अलावा प्रस्तुत नहीं कर सकता, जबकि भला आदमी अपने कृत्य का सैद्धांतिक आधार यह प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर किसी के कब्जे में कोई चीज है, उससे आप ले रहे हो, तो अपने लेने संबंधी कृत्य का सैद्धांतिक औचित्य, सैद्धांतिक आधार यह आपको देना होगा, और अगर आप ये नहीं दे सकते तो उसके मन में क्लेश ये होगा, और उसके मन का क्लेश ये सार्वजनिक शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? तो सैद्धांतिक आधार देना पड़ेगा कि भाई इनके पास तुमसे बेहतर हक है इस वस्तु को रखने का, इसलिए हम इन्हें दिलवा रहे हैं। तो कब्जे का संरक्षण, ठीक है, भले ही वो जिसके पास है उसके पास होने का कोई सैद्धांतिक आधार ना हो, लेकिन जब तक सैद्धांतिक आधार रखने वाला नहीं मिल जाता तब तक उसी के कब्जे में रखना ये युक्ति संगत है। आपको उदाहरण दिया गया था कि चिमनी की सफाई कर रहे हैं, अंगूठी मिल गई है, उसने जौहरी के पास रखी है, जौहरी वापसी नहीं दे रहा और कह रहा है कि तुम्हारी तो है ही नहीं। अरे तो तुम्हारी भी तो नहीं है भाई, तुम्हारी कब है? इस दशा में चिमनी में जिसे अंगूठी मिली उसी को दिलाया जाना ये ठीक है, लेकिन ये बात भी हमेशा ठीक नहीं है। यही तो कब्जे की कठिनाई है। रोम में क्या हुआ है, कब्जे के लिए हक का होना ये जरूरी इसीलिए माना गया। इस सिचुएशन में तो ये ठीक लगता है कि जौहरी से अंगूठी चिमनी वाले को दिलवा दी जाए, क्योंकि उसके पास कब्जा था। लेकिन एक चोर हमारी मोटरसाइकिल चुरा ले गया, ठीक है, और चोरी कब कंप्लीट होगी? जब गति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना, गति उत्पन्न हो जाएगी वस्तु को ले लेने के आशय से, तब चोरी हो गई ना। अब चोरी तो हो गई क्योंकि उसने गति उत्पन्न कर दी थी, उसी समय हमने उसे पकड़ लिया, उसी समय हमने उसे पकड़ लिया। अब अगर यह परिभाषा स्वीकार करें कि जिसके कब्जे में है, ठीक है ना, उससे बेहतर हक रखने वाला अपना हक साबित करे तब उसे वस्तु वापस मिलेगी। इसका मतलब यह हुए कि हमने भले ही चोर को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन हम प्राइवेट संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में उस पर बल प्रयोग करके चीज वापस नहीं ले सकते। इसका अर्थ तो यह निकलेगा, हम अदालत जाएं, चोर हमारी आंखों के सामने ले जाए खूब मोटरसाइकिल हमारी, और हम अदालत जाए तो मुकदमा करें और फिर उसे वापस ले, क्या बेवकूफी की बात है? वही तो मूर्खता की बात है। तो उस सिचुएशन में हक साबित करना,
ठीक है, यह हक साबित करने की अपेक्षा करना ठीक है, शांति की स्थापना के हक में, लेकिन इस सिचुएशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक देना यह भी उचित है। लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब पैदा होगा, कब खत्म हो जाएगा, यह बताना भी उचित है, अन्यथा फिर शांति की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। तो रोम में क्या हुआ, रोम में कब्जे की जो संकल्पना है हक के आधार पर विकसित हुई है, और यह कहा गया कि हकदार जब तक नहीं मिलता तब तक जिसके पास है उसी के पास रहने दो, और अगर हकदार मिल गया तो उसे वापस प्राप्त करने का हक होगा। लेकिन अंग्रेजी विधि में कब्जे की संकल्पना इस आधार पर विकसित हुई है कि जिसके कब्जे में है उसे हक है या नहीं है, जब तक उससे बेहतर हक रखने वाला नहीं मिलता तब तक उसी की है। इसीलिए अंग्रेजी विधि में एक दिक्कत आती है कि अंग्रेजी विधि इस स्थिति की बेहतर सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुति नहीं कर पाती कि चोर से, ठीक है, अपनी संपत्ति को अपनी शक्ति के आधार पर वापस लेने का हक, ठीक है, मौके पर ही, ये किस ढंग से ठीक है। अंग्रेजी विधि में मान्यता देती है इस हक को, लेकिन सैद्धांतिक आधार इसका प्रस्तुत नहीं कर पाती। ये कमी है अंग्रेजी विधि की, इसका सैद्धांतिक आधार नहीं दे पाती। क्योंकि भाई आप कहते हो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, ठीक है, ले सकते हो आप वहीं वापस, लेकिन इसका सैद्धांतिक आधार तुम तो ये मानते ही नहीं हो। वही केजरीवाल वाली बात कि तुम तो ये बताते थे एफआईआर हो, भाई बाकी लोग ये कहते थे कि जब तक विचारण में दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे चोर नहीं कहना चाहिए, तुम तो कहते थे नहीं ये एफआईआर जैसे लिखे वैसे चोर है। तो भाई अपने ऊपर ये प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू कर रहे? तो कोई सैद्धांतिक आधार अब आप बता ही नहीं पा रहे। ये इंग्लैंड की विधि की कमी है। दूसरा, शांति की स्थापना के लिए कब्जे का संरक्षण यह होता है अकृत्य विधि में कब्जे का संरक्षण, मतलब कब्जे के संरक्षण करने का आधार जो है वह अकृत्य विधि भी है। अगर कब्जाधारी इसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, स्वामी के नाते कब्जा धारित करने वाले को ही संरक्षण दिया जाएगा, तो भी गड़बड़ पैदा हो जाएगी। ठीक है, हमने आपके पास चीज उपनिहित कर दी, यानी उपनिहित कर दी यानी गिरवी रख दी, तो गिरवी भी उपनिधान का ही, ठीक है, स्वरूप है। ठीक है, ऋण की सुरक्षा के लिए जब गिरवी माल के, जो माल है उसकी रखी जाती है, ये माल का उपनिधान ऋण की सुरक्षा के लिए किया जाए तो गिरवी कहलाता है। हमने आपके पास वस्तु बेलमेंट ये कर दिया, ठीक है, आई हैव बेल्ड सम आर्टिकल विद यू। अब आप तो उपनीति, आप तो बेली, स्वामी तो है नहीं। अच्छा, बेली के नाते, उपनीति के नाते वस्तु के उपयोग का अधिकार नहीं है आपके पास। आप रोक रख सकते हो, ठीक है, रोक के रख सकते हो, नहीं अवरोध यानी निरोध इसका हक है, और निरोध भी कब्जे का स्वरूप है। शब्दकोश में हम लोगों ने देखा कब्जा क्या है, निरोध और उपभोग। निरोध ये भी कब्जा है, उपभोग ये भी कब्जा है। अब ये पहुंचे और इन्होंने उस वस्तु के साथ कुछ बुरा करना शुरू कर दिया। तुम कुछ कर ही नहीं रहे, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, इन्हें रोक ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी तो ही नहीं, वो तुम्हारी तो ही नहीं, जो कुछ होगा बुरा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो अकृत्य विधि में चूंकि मेरा हक है उसमें और तुमने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया तो तुमने माल के साथ अतिचार किया है। ठीक है, अतिचार माल के साथ है, यानी और मानो शरीर के साथ है। अतिचार की जो कार्यवाही है अकृत्य में, और माल के संपरिवर्तन की जो कार्यवाही है, कन्वर्जन की जो कार्यवाही है, उसके प्रयोजनों से भी कब्जा को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। तीसरा, अगर आप ये कहोगे कि हम कब्जे को संरक्षित नहीं करेंगे, हम ये बता रहे हैं ना कब्जे को संरक्षित करने के जस्टिफिकेशन क्या है, एक शांति की स्थापना के लिए। दूसरा, अतिचार या माल के संपरिवर्तन की जब प्रत्यात्मक कार्यवाही हो तो कब्जे के आधार पर संरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मालिक के विधिक कब्जे में, भले ही भौतिक कब्जा
अवरोध के तौर पर उपनिहिति के पास है, लेकिन विधिक कब्जा उपनिदाता के पास है। ठीक है, इसलिए भी कब्जे को संरक्षण देते हैं दोनों तरीके के, तथ्यता शांति की स्थापना, विधिता अकृत्य विधि में, दोनों प्रकार के कब्जों को संरक्षण ये दिए जाने की जरूरत है। और एज अ होल हम बोले तो कब्जे को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। ठीक है, तीसरा, अगर आप ये कहेंगे हम कब्जे को संरक्षण नहीं देंगे तो स्थिति क्या बनेगी? स्वामित्व तो सिद्ध करना कई बार बहुत कठिन होगा। आदमी स्वामी होगा और सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम जो कुछ हो, अगर हम कह दें साबित करो तुम ये हो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए सबूत का भार किस पर होगा तय करके बताया गया, क्योंकि सब बचना चाहेंगे सबूत के भार से। सबूत का भार कठिन है और कठिनाई में कोई नहीं पड़ना चाहता, इसलिए कानूनन बताना पड़ेगा कि सबूत का भार इन पे है, ये साबित करेंगे। ठीक है, तो अब है क्या कि अगर आप ये कहेंगे कब्जे को संरक्षण नहीं देंगे, स्वामित्व को देंगे, अरे भाई स्वामित्व तो सिद्ध करना बहुत कठिन होगा। 1882 में टीपी आया, तब ये आया ना कि साहब जो है विक्रय होगा तो संविदा होगी, लिखित होगी, रजिस्टर्ड होगी, अनुप्रमाणक साक्षी होंगे। उससे पहले हमारे घर वाले बड़े आदमी थे, उन्होंने जो संपत्ति स्वामी के तौर पर अर्जित की वो कभी किसी को बेची नहीं, कभी किसी। तो मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर कहां से मिल जाएंगे भाई? मेरे पास कहां से मिलेंगे प्रॉपर्टी के पेपर? वो तो 1882 से व्यवस्था लाए हो तुम। ठीक है ना, तो स्वामित्व को, अच्छा हमने जिस समय स्वामित्व अर्जित किया होगा उस समय वो लोग जिनके सामने हमने स्वामित्व अर्जित किया होगा एक भी जिंदा ही नहीं होगा, मौखिक साक्ष्य कहां से आएगा? ठीक है, स्वामित्व, हम स्वामी हैं और आप अगर कब्जे को संरक्षित, क्योंकि हम कब्जे में, भाई यहां पर कब्जे से ही तो स्वामित्व सिद्ध होगा, और कब्जे को आप संरक्षण ये नहीं दोगे, आप कहोगे हम खाली स्वामित्व को देंगे, स्वामित्व हम साबित नहीं कर पाएंगे। तो अनाधिकृत कब्जा करने वाला हमें बेदखल करने में सफल हो जाएगा। इसलिए भी कब्जे को संरक्षण दिया जाता है और यह स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों कब्जा लेना चाहते हो, बताओ। कब्जे में ये है, अब ये भी हो सकता है ये अतिचारी हो, हम वाकई मालिक हो, लेकिन हम अगर हम मालिक है तो हम शो कर पाएंगे ना कि हम मालिक हैं, और अगर हम शो नहीं कर पाएंगे तो मेरा दुर्भाग्य। लेकिन कानून हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, और पब्लिक इंटरेस्ट यही कि कब्जे को संरक्षण दिया जाए और इसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाए। ये कब्जे की संकल्पना और उसकी डेफिनेशन पूरी हुई। अब हम लोग रोम में और इंग्लैंड में कब्जे की संकल्पना क्या है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और कब्जा कब प्राप्त होता है, कब्जा अर्जन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, इस पर बात करेंगे। और ये जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, एक लेक्चर 2 लेक्चर मैक्सिमम इसमें खत्म हो जाना चाहिए। ये जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कब्जा 1-2 दिन की बात बचती है, लगभग खत्म हो जाता है कब्जा। ठीक है, फिर जो कुछ बचता है वो बहुत आसान है, ये समझना ही कठिन है, बस और कुछ नहीं। तो कल हम लोग रोम में कब्जे की संकल्पना और इंग्लैंड में कब्जे की संकल्पना ये क्या है देखेंगे।